अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने मेडिकल फिजिक्स में जो टॉपिक देखना है वो है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमने पहले भी थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू देखा था कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन होती है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है ना वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी पेशेंट, इसलिए हम उसको ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद आपके पास सबसे पहले तो आपके पास मेटल रेक्टिफायर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप डायोड वेल्व्स जो हैं वो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है, एक आपके पास होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सब पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है? जब आप एक वेल्व या एक जो है रेक्टिफायर मेटल रेक्टिफायर इंक्लूड करते हैं सर्किट में, तो करंट जो है आपके पास करता है एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास जो है उसका फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आप इस तरह अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करें, एक तरफ आपके पास इंटेंसिटी है वर्टिकल लाइन पे और हॉरिजॉन्टल साइड पे आपके पास टाइम है। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ऑल्टरनेट साइकिल जो है उसमें आपको ब्लॉक मिलेगा। तो इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है कि एक डायरेक्शन में ही आपको करंट का फ्लो मिलेगा और दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में आपको कोई फ्लो नहीं मिलेगा और उसमें ब्लॉक होता जाएगा। इसको आप कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, यानी आपको हाफ साइकिल्स मिलेंगे करंट फ्लो के। और इसमें करंट जो है वो आपको मिलेगा यूनी डायरेक्शनल होगा और दूसरी डायरेक्शन में इसीलिए उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया क्योंकि उसमें उसका जो है वो ब्लॉक हो रहा है। उसके बाद आपके पास रिजल्टिंग करंट जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन इसमें पल्सेटिंग और इंटरप्टेड भी इसको कहते हैं करंट को, पल्सेटिंग एंड इंटरप्टेड। देन आपके पास उन्होंने ये बताया है कि इसका जो सिंबल है या अरेंजमेंट है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वो कुछ इस तरह से होती है। और इधर आपके पास आ जाती है की, ये उसका सिंबल है या सर्किट की डायग्राम आ जाती है। फिर आपके पास आ जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि आपको करंट का फ्लो जो है वो आपके पास मिलता है दोनों डायरेक्शंस में, और इसमें दो रेक्टिफायर्स या दो वेल्व्स यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको मिलेगी ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल्स में, और रिजल्टिंग करंट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय अ कॉन्टीन्यूस लाइन, और डॉटेड लाइन से आपको ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स जो हैं वो शो किए जाते हैं। तो इसमें आपके पास इस तरह से आ जाएगा करंट का फ्लो, और ये ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल्स जो हैं आप डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसके बाद इसमें उन्होंने ये बताया है सूदिंग या स्मूदिंग सर्किट। स्मूदिंग सर्किट क्या है? इसमें चॉक कॉइल यूज़ किया जाता है। चॉक कॉइल क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस इंडक्टर होता है आपके पास, और ये आपका ब्लॉक करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को और विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। उसके बाद इसमें ये जो है करंट ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द रेक्टिफाइंग सर्किट, वो यूनी डायरेक्शनल होता है बट उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही होती है थ्रू आउट। तो ऐसी वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए स्मूदिंग सर्किट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें एक या दो कंडेंसर जो हैं वो पैरेलल अरेंजमेंट में सर्किट में लगाए जाते हैं और उसमें चॉक कॉइल जो है वो सीरीज़ में लगाया जाता है। इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होती है।
ये आपका आ गया चॉक कॉइल और ये आपके आ गए दोनों कंडेंसर्स पैरेलल अरेंजमेंट में। तो इसमें फिर उन्होंने ये बताया है कि अगर आप जो है ईएमएफ रेक्टिफाइड करंट का उसको इंक्रीज़ करते हैं तो करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में फ़्लो करना शुरू कर देता है और एट द सेम टाइम जो है कंडेंसर्स की चार्जिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब इंटेंसिटी ईएमएफ जो है वो फॉल करते हैं तो इंटेंसिटी जो है सर्किट की वो भी फॉल करना शुरू कर देगी और कंडेंसर जो है उनकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी और वो जो है करंट के फ़्लो को ऑगमेंट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और इंटेंसिटी जो है वो फॉल कर जाएगी टू ज़ीरो वैल्यू। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ करंट को वेरी करने से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ करंट को आप इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ इंटेंसिटी ऑफ करंट, तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा और डिक्रीज़ इंटेंसिटी ऑफ करंट में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीज़ करेंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा आपके ईएमएफ को और रिटार्ड करेगा इंक्रीज़ ऑफ करंट को। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF opposes EMF or retards further rise of intensity of current। और अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो है वो आपका प्रोलॉन्ग करता है EMF को प्रोलॉन्ग। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF will prolong the flow of current। मतलब करंट जो है वो उसमें ऑलरेडी सर्किट में फ़्लो कर रहा है तो उसके फ़्लो को जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेंटेन कराएगी अगर आप डिक्रीज़ करेंगे इंटेंसिटी ऑफ करंट। लेकिन अगर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, वो क्या करेगी ऑलरेडी जो ईएमएफ पहले से जनरेटेड थी वो उसको अपोज करना शुरू कर देगा, रिटार्ड करेगा आपके फर्दर राइज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ करंट। फिर आपके पास इसमें अगला टॉपिक हमने जो आज देखना है वो है करंट्स, डायरेक्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। अभी हमने यहाँ तक जो है पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी पढ़ लिया, उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली। अब हम शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट्स जो हम थेराप्यूटिक यूजेस के लिए अप्लाई करते हैं डिफरेंट पेशेंट्स पे। या मोडेलिटीज़ जो अप्लाई करते हैं पेशेंट्स पे उनमें कौन कौन से करंट्स हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। कांस्टेंट डायरेक्ट करंट की अगर बात करें तो ये रेयरली यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स और इसका एक सिंपल सर्किट होता है जो सप्लाई करता है करंट को इन अ यूज़फुल बेसिस। और इसका सर्किट डायग्राम जो है वो नीचे बनी हुई है, सर्किट ऑफ सेल बैटरी फॉर डीसी, या बुक से देख लीजिएगा। देन आपके पास मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स आ जाते हैं। मसल स्टिमुलेटिंग करंट जो हैं वो आपके पास करंट उसमें वेरी करता है और डायरेक्ट करंट में जो है वो ज़्यादा तौर पे हम सेल्स यूज़ करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि डायरेक्ट करंट जो है वो अर्थ फ्री होना चाहिए और अगर अर्थ फ्री नहीं है तो उसको अर्थ फ्री बनाना है किसी भी चीज़ के साथ, उसमें कोई सर्किट में इनकॉर्पोरेशन करके। तो मेन सप्लाई जो है वो आपकी स्टैटिक ट्रांसफार्मर से आ रही होती है बिफोर रेक्टिफिकेशन और 90 वोल्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस विद कांस्टेंट डीसी और 60 ड्राई लेग लेंथ सेल्स जो हैं वो वायर कर दिए जाते हैं सीरीज़ में टू सप्लाई दिस वोल्टेज एंड द मेन्स वोल्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ सूटेबल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और पोटेंशियोमीटर जो है वो रेगुलेट करता है आपकी इंटेंसिटी ऑफ करंट को सप्लाइड टू अ पेशेंट। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाते हैं मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स। मसल स्टिमुलेटिंग करंट जो हैं वो एक ऐसा करंट जो वेरी कर रहा हो सफिशेंटली इन इंटेंसिटी कैन स्टिमुलेट अ मोटर नर्व एंड सो प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो मसल स्टिमुलेटिंग से नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे करंट जिनकी इंटेंसिटी वेरी करके आप मसल फॉर एग्जांपल वीकेंड मसल है या पैरालाइज्ड मसल है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन अचीव करवा रहे हो या उसमें दोबारा से प्रोड्यूस करवा रहे हो, स्टिमुलेट करवा रहे हो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को, तो ऐसे करंट्स को आप कहते हैं मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स। उसके बाद इसमें है एब्सेंस ऑफ मोटर नर्व जो
वाइल इन द एब्सेंस ऑफ मोटर नर्व जो है मसल फाइबर्स कैन बी स्टिमुलेटेड डायरेक्टली बाय अ सूटेबल करंट, कि अगर जो है मोटर नर्व जो है वहाँ पे एब्सेंट है या मोटर नर्व की भी कोई इम्पेयरमेंट चल रही है तो उस कंडीशन में भी आप मसल को स्टिमुलेट करवा सकते हैं। उसके बाद करंट फ्लो जो है वो स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, और इसमें 4 बेसिक पॉइंट्स होते हैं टू कंसिडर। उसमें सबसे पहले है ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो। सेकंड आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्लो। थर्ड आपके पास या फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्सेस। थर्ड आपके पास आ जाता है वेव फॉर्म, और फोर्थ है डीपोलराइजेशन। अच्छा, अब ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो जो है वो आपका रेंज करता है फ्रॉम 0.01 to 3000 मिली सेकेंड्स। 0.01 to 3000 मिली सेकेंड्स। अच्छा, अब इसमें उन्होंने साथ ये बताया है कि इम्पल्सेस जो आप कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पसेस, उसमें आपके पास आ जाती हैं ड्यूरेशंस 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100, 30,000 एंड 3000 मिली सेकेंड्स। उसके बाद ये जो ड्यूरेशन है मोर देन 10 मिली सेकेंड्स वाली इम्पल्सेस होंगी उनको इम्पल्सेस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन कहते हैं, और लेस देन 10 मिली सेकेंड्स वाली को इम्पल्सेस ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन कहते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्सेस आ जाता है नंबर ऑफ इम्पल्सेस पर यूनिट टाइम जो है वो आप यूज़ जितनी करें या रेपिटेशन जितनी हो रही है उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्सेस कहेंगे। ये डिपेंड करती है मेनली ऑन द इंटरवल बिटवीन देम। लॉन्गर होगा इंटरवल तो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। इम्पल्सेस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन जो हैं वो रिपीट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इम्पल्सेस ईच लास्टिंग 100 मिली सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ 13 पर मिनट इज़ यूजुअल। और शॉर्टर ड्यूरेशन में जो है आपकी रिपीट की जाती हैं इम्पल्सेस एट अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी व्हेन दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल रिएक्शन, और उसमें 50 to 100 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है वो एडवाइजेबल होती है। देन आपकी इसमें ये बताया हुआ है कि इनफ्रीक्वेंटली रिपीटेड इम्पल्सेस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन जो है वो आपकी स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स के लिए यूज़ की जाती हैं। डीनर्वेटेड मसल्स मतलब कि उसमें नर्व की जो है वो इम्पेयरमेंट हुई हुई है और आपने उसको स्टिमुलेट करना है, और ये जो है इंटरप्टेड या मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट इनको कहा जाता है। शॉर्टर ड्यूरेशन इम्पल्सेस जो हैं वो आप फ्रीक्वेंटली रिपीट करें और यूज़ करते हैं उनको फॉर स्टिमुलेशन ऑफ इनर्वेटेड मसल्स जिसकी नर्व सप्लाई जो है वो इंटैक्ट होगी, और उनको आप कहते हैं करंट ऑफ फेरेडिक टाइप। उसके बाद आपके पास आ जाती है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में आपके पास इंटेंसिटी ऑफ करंट जो है वो राइज भी कर सकती है और आपके पास फॉल भी कर सकती है। तो उसमें आपके पास शेप्स होती हैं या डिफरेंट वेव फॉर्म्स किस किस शेप की होती हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट आपकी आ जाती है राइज और फॉल। उसमें अगर आपके पास सडन आ रहा हो इम्पल्सेस आपके पास होंगी रेक्टेंगुलर, इस तरह की इम्पल्सेस होंगी रेक्टेंगुलर। इसमें इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ सडन आ रहा है उसमें, और डिक्रीज़ भी उसमें सडन है। ये है आपकी रेक्टेंगुलर इम्पल्सेस, ये वेव फॉर्म। ये देखें इंक्रीज़ इसमें एकदम से आया, उसके बाद आपके पास ये कांस्टेंट और उसके बाद सडन डिक्रीज़ आ गया। तो इस तरह की वेव फॉर्म को आप कहते हैं रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। सेकंड आपके पास आ जाती है जिसमें चेंज आपके पास ग्रेजुअल हो, उसको आप ट्रेपेजॉइडल कहते हैं, इस तरह की आ जाती है, ये आपकी है ट्रेपेजॉइडल। थर्ड आपकी आ जाती है ट्रायंगुलर, जिसमें आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, ये है ट्रायंगुलर। देन आपके पास सॉ टूथ आ जाती है, और लास्ट है आपके पास डीपोलराइज्ड। ये बुक का चैप्टर नंबर है डायरेक्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, और पेज नंबर आपका है 114। सॉ टूथ जो हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, और डीपोलराइज जो हैं वो आपको मिलेंगी उसमें सर्जिंग की होती है तो मॉडिफिकेशन करते हैं करंट की।
अच्छा, अब इसमें साथ इसमें ये बताया कि एवरी वेव फॉर्म में जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये अफेक्ट करता है आपका रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड व्हेन द करंट इज़ यूज्ड फॉर स्टिमुलेशन ऑफ नर्व और मसल। जिनका ग्रेजुअल राइज इन इंटेंसिटी ऑफ करंट होता है उनको आप सेलेक्टिव इम्पल्सेस कहते हैं, जिनमें ग्रेजुअल राइज आपको मिलता है। उसके बाद ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं इनसे आपको क्या क्या मिलते हैं वो आगे हम हर करंट के साथ पढ़ेंगे। फोर्थ आ जाती है प्रॉपर्टीज़ की डीपोलराइजेशन। करंट जो है वो लो इंटेंसिटी का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो जो है फ्लो करता है ऑपोजिट या रिवर्स डायरेक्शन में भी ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन द इम्पल्सेस। और करंट जो है नो लॉन्गर इसमें डायरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर्जिंग की हुई है। सर्जिंग का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ एनी करंट, तो या इंटेंसिटी वेरी करके उसमें रिस्पॉन्स देखना, तो ये आपकी डीपोलराइज्ड वेव आ जाती है। उसके बाद है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर टू पर्पसेज इन द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। एक तो है प्लॉटिंग ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, उसमें इंटेंसिटी एक तरफ इंटेंसिटी आप रखते हैं और एक तरफ ड्यूरेशन रखते हैं। ये टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। और ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्सेस जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। कंसिडरेबल रेंज ऑफ ड्यूरेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें ड्यूरेशन जो है 100, 30, 10, 3, 1, 0.3, 0.1, 0.03 एंड 0.01 मिली सेकेंड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और वेव फॉर्म जो है वो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म इसमें आप यूटिलाइज़ करते हैं। देन सेकंड इसका यूज़ आ जाता है स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्सेस जो होती हैं वो आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्सेस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। उसमें 100, 300 और 600 मिली सेकेंड्स की ड्यूरेशन के आप इम्पल्सेस यूज़ करते हैं। और जो 10, 30, 1000 और 2000 मिली सेकेंड्स वाली होती हैं वो भी इसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स। इम्पल्सेस जो हैं इनफ्रीक्वेंटली उसको रिपीटेड किया जाता है इन एडिशन टू रेक्टेंगुलर इम्पल्सेस। और इसमें 7 रेक्टेंगुलर इम्पल्सेस के आप 1 फॉर्म ऑफ सेलेक्टिव इम्पल्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ग्रेजुअल राइज इन इंटेंसिटी आप वेरी कर रहे होते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट को। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। ऑन ऑफ स्विच होता है इसमें जो इंटरप्ट करता है आपके करंट को, और इसको रिपीट करके इसके रिपीटेड यूज से क्या होता है कि वो वीकन हो जाता है स्प्रिंग ऑफ द स्विच, जिसकी वजह से आपका इक्विपमेंट भी है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद ये यूज होता है ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए, और इसमें कोई अदर मेथड अवेलेबल नहीं होता। ये क्लमजी मेथड इसीलिए इसको कहा जाता है। फिर सर्किट्स इनकॉर्पोरेटिंग सेकंड मेथड इसका ये होता है कि ट्रांजिस्टर्स या ट्रायोड वेल्व जो हैं वो कॉमनली यूज़ की जाती हैं फॉर इंटरप्शन ऑफ करंट। और उसमें आपके पास कंडेंसर आप यूज़ करते हैं, जिसकी डिटेल जो है हम थोड़ी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि इसकी डिटेल क्या होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि रेक्टिफिकेशन क्या है। रेक्टिफिकेशन कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट को कहते हैं। थ्रू मेटल रेक्टिफायर या डायोड वेल्व्स इसमें यूज़ करते हैं। फिर आपके पास जो है 2 तरह की होती है रेक्टिफिकेशन, एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में अगर आप एक मेटल रेक्टिफायर और एक डायोड वेल्व यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स में जो है करंट का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, और एक ही साइकिल में आपको करंट का फ्लो मिलता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, पल्सेटिंग होता है और इंटरप्टेड होता है करंट। और ऐसे करंट्स जो हैं वो आपको देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या हाफ साइकिल। उसके बाद आपके पास आ जाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसमें आपके पास जो है आप 2 मेटल रेक्टिफायर्स या 2 वेल्व्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और उसके साथ आपको ऑल्टरनेटिंग साइकिल में भी करंट का फ्लो मिलता है, रिवर्स साइकिल्स में भी मिलेगा, और आपको इस वेव फॉर्म को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। थर्ड हमने इसमें चीज़ पढ़ी थी स्मूथिंग सर्किट। स्मूथिंग सर्किट में सिंपल उन्होंने ये बताया था कि 2 कंडेंसर्स को आप पैरेलल में लगा दें सर्किट में, और साथ एक चौक कॉइल जो है लो रेजिस्टेंस इंडक्टर जो है वो ब्लॉक करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को और फैसिलिटेट करते हैं आपके डायरेक्ट करंट को, या विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन डायरेक्ट करंट। तो उसको आप लगाते हैं सीरीज़ में 2 कंडेंसर्स के साथ, और इस तरह से जो करंट फ्लो करेगा उसको कहते हैं करंट फ्लो इन अ स्मूथिंग सर्किट। उसके बाद हमने इसमें उसका पढ़ा कि ईएमएफ जो है वो राइज़ या फॉल होगी तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा। इंटेंसिटी ऑफ करंट को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो क्या उसमें आएगा चेंज। देन हमने पढ़ा कि डायरेक्ट और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स कौन से होते हैं। उसमें पहले हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा, देन हमने उसमें पढ़ा आपका मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स कौन से होते हैं। मसल स्टिमुलेटिंग करंट्स में हमने 4 पॉइंट्स जो मेनली हमें रिमेंबर मतलब रिकॉल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट
अप्लाइड टू अ पेशेंट, उसमें ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्सिस आ जाता है, वेव फॉर्म का ख्याल रखना है और डीपोलराइजेशन का। देन हमने इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, उसकी ड्यूरेशन देखी, दो उसके यूजेस पढ़े कि प्रोडक्शन करवाता है, ये स्टिमुलेशन करवाता है डीनर्वेटेड मसल्स की और प्लॉटिंग कराता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व की। और इसकी प्रोडक्शन में थोड़ा सा क्लमजी मेथड का देखा। अब इसका जो है प्रोडक्शन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट की वो किस तरह से होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।